नमस्कार। आज हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान अनोखा संविधान है। यह दुनिया का प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है। डी टॉकविले कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। मुनरो लिखते हैं कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। तो जेनिंग ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं है। कोई बात जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। ये ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा जाता है। ब्रिटेन का शासन का सिद्धांत निरंकुश स्वरूप से सीमित राजतंत्र और व्यवहार में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं 11 विशेषताएं हैं, जिनमें हम पहली विशेषता की बात करते हैं, विकसित संविधान। ब्रिटेन का संविधान 1300 वर्षों के निरंतर विकास का परिणाम है, और इसने धीरे धीरे निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक प्रजातंत्र का इसमें विकास हुआ है। तो एक लंबी प्रक्रिया है इसके विकास की, अलग अलग कालखंडों में। जो अपन ने इसके अलग अलग आपको उसके वंशों के नाम बताए, तो उसमें आपने चर्चा की थी। दूसरा है अलिखित संविधान। दूसरी विशेषता कि संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया ब्रिटेन का संविधान। इसमें अनुच्छेद भी नहीं है, लेकिन कुछ भाग इसमें लिखित भी है। यह अधिकांशतः अभिसमय और सामान्य विधि पर आधारित है। तीसरी विशेषता एकात्मक संविधान। कि शासन दो तरह के होते हैं संविधान का, एकात्मक और संघात्मक। ब्रिटेन के संविधान में हम शासन व्यवस्था का एकात्मक रूप देखते हैं, क्योंकि सारी शक्ति एक ही राष्ट्रीय सरकार के पास है। एक ही कार्यपालिका है, एक ही व्यवस्थापिका है और एक ही न्यायपालिकाएं हैं। यानी सारी शक्तियां केंद्र में केंद्रित हैं। ये हमें यहाँ एकात्मकता का लक्षण दिखाई देता है। एकात्मक शासन व्यवस्था के जो लक्षण हैं, चाहे वो अलिखित संविधान हो, चाहे वो लचीला संविधान हो, वो सब इसमें समाहित हैं। अपन और बाद में चर्चा करेंगे उसकी। अभी अपन इसकी विशेषताएं बता रहे हैं। चौथी विशेषता है लचीला संविधान। संविधान संशोधन की कोई विशेष प्रक्रिया यहाँ नहीं है, जैसे अमेरिका या भारत का में संविधान संशोधन होता है। क्योंकि यहाँ लिखित संविधान है, इसलिए यहाँ कठोर भी है और अपरिवर्तनशील भी है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, इसलिए लचीला है कि यहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों में संशोधन का एक ही तरीका, एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। पांचवी विशेषता है पैतृक एवं सीमित राजतंत्र। कि आज भी राज्य का प्रमुख सम्राट है। सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास व्यवहार में 3 ही शक्तियां हैं: सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार, प्रोत्साहित करने का अधिकार। इसलिए पैतृक तो है, वंशानुगत तो राजतंत्र है यहाँ पर, लेकिन उसके पास सारी शक्तियाँ आज जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल और अंत में कहें कि हाउस ऑफ कॉमन के पास है। छठी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है ये। जैसे भारत में धर्मनिरपेक्ष संविधान है, अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष संविधान है, वैसा धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त है। किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री तो बन सकता है, लेकिन जो यहाँ का राज्य का प्रमुख है, राजा या रानी है, वो सिर्फ प्रोटेस्टेंट ईसाई ही होंगे।
इसके अलावा दूसरा धर्म का व्यक्ति वहाँ का राज्य प्रमुख नहीं बन सकता। सिर्फ ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है वहाँ पर, बाकी और देशों से ज़्यादा यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है। सातवीं विशेषता संसदीय शासन प्रणाली कि ब्रिटेन के अंदर संसद में जिस दल का बहुमत होगा उसी दल की सरकार बनेगी और संसद में विश्वास तक ही वो सरकार रहेगी। फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान आदि संसदीय शासन प्रणाली यहाँ है, वो सारी ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की ही देन है। आठवीं विशेषता है संसद की सर्वोच्चता कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, क्योंकि यहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है, यहाँ संविधान लिखित नहीं है, इसलिए संविधान भी सर्वोच्च नहीं है। संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता, जैसे अमेरिका या भारत में किया जाता है, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं कि संविधान, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, संविधान के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च की संसद ही कानून बनाती है और उसके बनाए हुए कानूनों को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। नवी विशेषता है मिश्रित संविधान, क्योंकि मिला जुला संविधान है यहाँ का, मिले जुली शासन व्यवस्था है। यहाँ राजतंत्र है, राजतंत्र के प्रतीक रूप में यहाँ सम्राट बैठता है। यहाँ कुलीन तंत्र है, कुलीन तंत्र के प्रतीक रूप में आज भी यहाँ लाडसभा है। लाडसभा में वही धर्माधिकारी उच्च कुल के लोग वंश के आधार पर, वंशानुगत आधार पर नॉमिनी होते आ रहे हैं। और यहाँ प्रजातंत्र भी है, क्योंकि यहाँ लोक सदन है जिसका जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। इसलिए आग ने सही कहा है कि ब्रिटेन में राज व्यवस्था शुद्ध सैद्धांतिक रूप से निरंकुश राजतंत्र है और बाह्य रूप से सीमाबद्ध वैधानिक राजतंत्र है और वास्तविक रूप में प्रजातंत्रात्मक गणराज्य है। 10वीं विशेषता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये ब्रिटेन की एक देन है पूरे विश्व में। डाइसी ने कहा कि कानून के समक्ष सब समान है, कानून से कोई ऊपर नहीं है। ये ब्रिटेन से चली आ रही है, ये ब्रिटेन के संविधान की एक मौलिक और महत्वपूर्ण विशेषता है। अपन आगे इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अंतिम विशेषता है 11वीं, सिद्धांत तय और व्यवहार में यहाँ अंतर है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों में डिफरेंस है यहाँ। जैसे मुनरो कहता है कि ब्रिटिश संविधान की यह अद्भुत विशेषता है कि यह जैसा दिखाई देता वैसा है नहीं और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। जैसे उदाहरणों से समझें इसे। सिद्धांत ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से होता है और राजा की मोहर लगने पर होता है, परंतु व्यवहार में राजा एक रबड़ स्टैंप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बेजहाट लिखते हैं कि यदि संसद के दोनों सदन सम्राट के मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास भेजें तो उस पर भी उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो आपने देखा कि ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में राजा के पास कोई शक्तियां नहीं। सिद्धांत और व्यवहार में दूसरा अंतर संसद और मंत्रिमंडल के पारस्परिक संबंधों में देखने को मिलता है। वैसे कहने को तो संसद सर्वोच्च है। डी लोम ने कहा कि ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है, लेकिन व्यवहार में सारी शक्तियां संसद के पास नहीं है। संसद की सारी शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के बाद प्रधानमंत्री के पास, यानी अंत में वही एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां व्यवहार में आ जाती हैं, क्योंकि वो दल का नेता है, दल का प्रमुख है। सिद्धांत में इंग्लैंड में एकात्मक शासन है।
सारी शक्तियां केंद्रीकरण है, परंतु व्यवहार में वहां आज भी स्थानीय स्तर पर पूर्ण रूप से स्वायत्तता है, केंद्र उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। एक ब्रिटेन का एक जो विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये ब्रिटेन से ली गई थी। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया कि शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं हो, इसके लिए शक्ति पर कि कानून बनाने का काम संसद करेगी जिसे व्यवस्थापिका, कानूनों को क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिका करेगी और उल्लंघन करने वाले को दंड देने का कार्य न्यायपालिका करेगी। ये सिद्धांत में है, लेकिन व्यवहार में हम यहाँ देखते हैं कि कानून संसद बनाती है, संसद के ही जो विधायक दल के नेता होते हैं, जो बहुमत दल का नेता है वही कार्यपालिका बनता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, और न्यायपालिका भी जो ब्रिटेन का जो कानून मंत्री होता है वही न्यायपालिका का प्रमुख होता है। तो ये हमने ब्रिटेन की संविधान की विशेषताओं की बात की। अंत में इस चैप्टर में एक चीज़ और आई जो अपन ने बार बार चर्चा की, जो स्ट्रेची का ये जो कोटेशन है कि ब्रिटिश संविधान विवेक तथा संयोग की संतान है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या करें कि जिस प्रकार भारत या अमेरिका के संविधानों का योजनाबद्ध निर्माण हुआ है उस भांति ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ कुछ चीज़ें संयोग से अनायास उत्पन्न हुई हैं, कुछ संस्थाओं का निर्माण अनायास हुआ है, सोचा समझा नहीं गया, और कुछ संस्थाओं का निर्माण सोच समझ के विवेक लगा के उनका निर्माण किया है। तो संयोग से उत्पन्न संस्थाएं हैं जैसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ये संयोग से कि 1295 में राजा ने कर प्रस्तावों पर चर्चा के लिए 3 अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। सब लोगों ने राजा की बात सुनी, बाद में वो अलग हो गए चर्चा करने के लिए, और संयोगवश सामान्य वर्ग और उच्च धर्माधिकारी वर्ग एक हो गए क्योंकि इनके एक जैसे विचार थे, तो ये लाट सभा बन गई। और शायर के नाइट और नगरों के प्रतिनिधियों के एक जैसे विचार थे तो वो एक जगह हो गए, तो उससे लोक सदन बन गई। इस प्रकार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका एक संयोग था, वैसे बननी चाहिए थी त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका, लेकिन द्विसदनीय व्यवस्था हो गई। इसी तरह से मंत्रिमंडल पद्धति भी संयोग से ही उत्पन्न हुई। 1714 में हेनोवर वंश के सम्राट जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठकों में राजा ने भाग लेना बंद कर दिया कि वो सोचता था कि मैं वहाँ जाके करूँगा नहीं, भाषा की समस्या थी। इसलिए राजा ने अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधि बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए भेजने लगा, और इस तरह से ये परंपरा बन गई कि जो बैठकों की अध्यक्षता करेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, और प्रधानमंत्री पद का आविष्कार हुआ, और इस तरह से प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल बने। अब अपन थोड़ा सा विवेक से उत्पन्न जो संस्थाएं हैं उन पे बात करें कि शासन का जो लोकतांत्रिकरण हुआ है वो विवेक से हुआ है। जैसे 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, और उस क्रांति के बाद 1689 में बिल ऑफ राइट अधिकार पत्र पास किया गया, जिसमें राजा की सारी शक्तियों को सीमित कर दिया गया कि राजा बिना जनप्रतिनिधियों की स्वीकृति के न टैक्स लगा सकता है, न कोई और शासन व्यवस्था कर सकता है। इसी तरह से 1832, 1867, 1884 में सुधार अधिनियमों द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया, जिससे कॉमन सभा का लोकतांत्रिकरण हुआ। इसी तरह से 1911, 1949 के संसदीय अधिनियमों द्वारा लाट सभा की शक्तियां सीमित हुई। इससे ये साबित होता है कि संसद की जो संप्रभुता यानी कॉमन सभा की संप्रभुता है, और कॉमन सभा की संप्रभुता ही स्थापित हुई है। तो ये कुछ चीज़ें संयोग से आई हैं, कुछ हमने विवेक से यहाँ पर उत्पन्न हुए देखा है। आगे की जो कक्षाएं होंगी उसमें हम अपन और इसकी जो परंपराएं हैं उन पे, सम्राट यानी क्राउन और राजमुकुट में क्या अंतर है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।